अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी क़ारी साहब, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो क़ारी साहब, आपके बारे बहुत सुनते हैं कि आप माशाअल्लाह जहाँ जहाँ जो मकतब में आप पढ़ाएँ वहाँ के लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं और आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं और माशाअल्लाह आप बीएड याफ्ता भी हैं और आपका यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री भी प्राप्त है। तो हर चीज़ दुनिया में देखते हैं दिन ब दिन हर चीज़ का सारी चीज़ जो है वो तरक्की की ओर जा रहा है और पढ़ाई जो मकतब में होती है वो बिल्कुल दिन ब दिन देखते हैं वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसके लिए आप क्या कहते हैं? इसमें कुछ आप रोशनी डालिए। हाँ, शायद आप पेंक मस्जिद अक्सा के मकतब की तालीम के बारे में कह रहे हैं। देखिए, जितने भी बड़े मदारिस हैं, तमाम मदारिस दीनिया मकातिब दीनिया पर निर्भर है। अगर मकातिब नहीं चलेंगे तो मदारिस नहीं चल सकते। जैसे प्राइमरी स्कूल नहीं चलेगा तो हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में बच्चे नहीं पहुंचेंगे, बल्कि दारुल देवबंद और नदवतुल उलमा मुजाहिदुल जैसे बड़े मदारिस ने ये फैसला भी लिया है कि मकातिब को मजबूत करना निहायत ज़रूरी है। अच्छा, मकातिब में बच्चे हमारे दीन सीखते हैं, कलिमा सीखते हैं, पाकी नापाकी सीखते हैं, नमाज सीखते हैं, कुरान सीखते हैं। अगर मकतब को मजबूत न किया जाए तो ये समझ लीजिए आने वाला दिन बहुत ख़तरनाक साबित होने वाला है। बड़े बड़े बच्चे कुरान नहीं पढ़ना जानते, उन बच्चों को पाकी नापाकी का इल्म नहीं है। अब समझ लीजिए कितने ख़तरनाक मोड़ की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो मकतब को मजबूत करना निहायत ज़रूरी है। मकतब अगर मजबूत नहीं होगा, मकतब में तालीम अगर ठीक ठाक नहीं होगी तो बहुत ख़तरे की तरफ ये माशरा हमारा जाएगा। अब देख रहे हैं, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जो निज़ाम तालीम था वो नहीं रहा। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी मकतब ही में पढ़ा, जामा मस्जिद के मकतब में। उस वक्त मकतब के मौल्लिम साहब या कहिए मस्जिद के इमाम साहब, क्योंकि हमारे यहाँ मस्जिद के इमाम साहब ही मौल्लिम होते हैं, तो उस वक्त बिजली नहीं थी। रात को हम लोग लालटेन जला करके मगरिब बाद पढ़ते थे। आज बिजली है लेकिन मकतब में मगरिब बाद तालीम नहीं है। आप समझ सकते हैं, सुबह बच्चे 7:30 बजे जाते हैं, 7 बजे जाते हैं, 7:30 बजे। अब चूंकि स्कूल भी जाना है, 8 बजे छुट्टी हो जाती है, 8:15 बजे छुट्टी हो जाती है। अब आधा घंटे में क्या तालीम होगी? सिर्फ आना और जाना हो रहा है। और ये हमारे इमाम साहब या मौल्लिम साहब का कसूर नहीं है, हमारा निज़ाम सही नहीं चल रहा है। या तो ये कह लीजिए मौल्लिम साहब भी इसमें कुछ कसूरवार हैं, क्योंकि हमने जिसको भी इमाम रखा वो मौल्लिम की हैसियत से रखा। उनकी जो तनख्वाह दी जा रही है सिर्फ इमामत की तनख्वाह नहीं है, उनको मौल्लिम की भी तनख्वाह दी जा रही है। तो इस तरह से तालीम में अगर मजबूती न की जाए, हमारे अंजुमन के ओहदेदारान जो हैं इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो बहुत ख़तरे की तरफ ये माशरा जाने वाला है। कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, कोई कुरान जानने वाला नहीं। तो इसमें ऐसा भी है क़ारी साहब, जिसे हम देखें बहुत मकाती, मेरा भी घूमना फिरना होता है हुसैन मुनज़्ज़म मकतब को लेकर के। कहीं पे देखते हैं एक मौल्लिम अगर है पढ़ाने वाले तो उसके पीछे 120 बच्चे रहते हैं, वो कैसे गाइडलाइन करेगा? इसके लिए आप हाँ, ये मसला है। मैं बता रहा हूँ ना, ये मसाइल हैं। बच्चों की तादाद ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, मौल्लिम साहब कम हैं, तो मगरिब बाद भी तालीम रखें, मगरिब बाद भी पढ़ाएं। और ये
ہمارے انجمن کے عہدیداران اس پر ایکشن لیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ حدیث ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص سے اس سے ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ کو لوگوں نے پورے گاؤں کا ذمہ دار بنایا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آپ کی رہبری کیسی چل رہی ہے؟ آپ اس معاشرے کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ مکتب کتنے بجے سے چالو ہوتا ہے۔ میں آج گیا تھا مسجد میں، 7:20 ہو رہا تھا، معلم صاحب نہیں تھے، بچے آ کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں مسجد میں۔ بڑی حیرت ہوئی، مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنا تھا، دیکھا بچے، تو میں نے فون کیا امام صاحب کو، تو پتہ چلا کہ باہر وہ کہیں آگ سینک رہے ہیں۔ تو یہ کیسے چلے گا؟ ہماری لاپرواہی سے وہ بھی کیا ہے، ان کو تو کام تھوڑا سا آرام چاہیے۔ ہمارے بچے ہیں، ہم فکر مند نہیں ہوں گے تو کون فکر مند ہوگا؟ ہمارے بچے بگڑیں گے، آپ کا بچہ نہیں بنے گا۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ معاشرہ جو بگڑتا ہے نا، وہاں اچھے لوگ بھی بگڑتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں لٹو اور گلی اور یہ اور وہ کھیلتے ہیں، مغرب بعد تک بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ پڑھائی کا نظام نہیں ہے، بہت خطرناک موڑ کی طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے۔ ہم بچنے والے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں پھر سے شرک و بدعت قائم ہونے والی ہے۔ ایسے ایسے کام ہمارے گھروں سے ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ علماء کے گھروں میں دین نہیں ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، سب جانتے ہیں۔ جو علماء بڑے علماء کہے جاتے ہیں، اکثر علماء کے گھروں میں آپ دین ٹٹول کر دیکھ لیجیے، ان کے بچے قرآن جانتے ہیں، دین جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں۔ ان کے بچے کیا ہوں گے، پھر ان کے بچے کیا ہوں گے، آنے والی نسل کیا ہوگی؟ مکتب کو مضبوط کرنا نہایت ضروری ہے مولانا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے قاری صاحب، ابھی فی الحال ایک 22 دسمبر میں ایک پروگرام ہوا، مسابقہ ہوا، تو اس میں کئی مکاتب کو جوڑا گیا تھا، لیکن کچھ بچے نہیں آئے، وجہ اس کا کیا ہے، کارن؟ ہاں، میں نے سنا، اور میں معذرت چاہوں گا کہ اس دن آپ نے مجھے دعوت بھی دی تھی اور میں نہیں آ سکا، میری مشغولیت تھی۔ اس معاملے میں نے سنا کہ دوسرے مکتب کے بچے پوزیشن میں آئے اور ہمارے مکتب کے بچے، جہاں علماء زیادہ ہیں وہاں کے بچے پوزیشن میں نہیں آئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ قرآن جو پڑھ رہے تھے، لگ رہا تھا کہ کان میں انگلی ٹھوسنے، اتنے غلط قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو پوزیشن میں کہاں سے آئیں گے؟ یہاں تک کہ پتہ چلا جو مہمانان آئے تھے وہ یہ کہہ کے گئے، یہاں کے بچے اتنے کمزور کیوں ہیں؟ اچھا قاری صاحب، ایک معذرت سے یہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ انٹرویو یہ نہیں پوچھنا چاہیے، یہ میرا گاؤں ہے، ہمارے یہاں کا جو بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے، وہی بچہ جب جامع مسجد کے مدرسہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان لوگ فوراً نورانی قاعدہ میں کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کیا پکڑتے ہیں پروگرام کو؟ قرآن کمزور ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، پھر سے پڑھائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ وہ جس معیار کی تعلیم دے رہے ہیں اس معیار پر بچے نہیں اترتے ہیں۔ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، اسکول میں جو بچے 6 میں آتے ہیں، 6 میں آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اس لائق نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بابو ابھی تم 5 ہی میں پھر پڑھو اور کچھ مضبوط ہو جاؤ، پھر 6 میں آنا۔ تو یہ اپنا اپنا معیار ہے۔ جو مدرسے اچھے معیار پر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے اچھے معیار کے آئیں اور ان کی تعلیم مضبوط ہو۔ اچھا، تعلیم مضبوط کہاں سے ہوگی؟ ہمارے امام صاحب جو معلم صاحب بھی ہیں، کئی مہینے سے پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس رجسٹر تک نہیں ہے۔ جی، میں نے پوچھا
क्योंकि मेरा बच्चा भी जाता है। देखा 7:30 बज गया, ये जा नहीं रहा है, कब जाएगा? तो मैंने नोटिस ली, हाजिरी कब होती है, कितने बजे हाजिरी होती है? बोल नहीं, हाजिरी नहीं होती है। लेकिन या अल्लाह, ये क्लास कैसा हो रहा है, ये मकतब कैसा चल रहा है कि हाजिरी नहीं होती? मैंने इमाम साहब से पूछा, कहा कि रजिस्टर ही नहीं है। बताइए, हम लाखों करोड़ों की बात करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है। मस्जिद आज के डेट में 50 लाख रुपए की मस्जिद है, लेकिन 50 रुपए के रजिस्टर नहीं है। मैंने इसके लिए वहाँ यहाँ के सदर सेक्रेटरी से कहा, तो ध्यान नहीं दिए। और मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक जगह गया भी, मुझे रजिस्टर मिली, मैंने फ़ोन किया, लेकिन बेतवज्जोही का शिकार हो गया। तो बहुत कुछ कहने के बाद अब रजिस्टर आई है, लेकिन देखिए हमारे इमाम साहब या मुअल्लिम साहब, वो भी कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। वो रजिस्टर कब आई है? 2-3 दिन 4 दिन हो गया है, अभी तक रजिस्टर चालू नहीं हुई है, उस पर हाजिरी नहीं हो रही है। मैंने आज पूछा कि रजिस्टर में हाजिरी, बोल अभी चालू नहीं हुई है, रजिस्टर में यूं ही ब्लैंक है। आज मैंने कहा कि इमाम साहब अब इसमें नाम लिखिए और हाजिरी लीजिए और एक टाइम मुकर्रर कीजिए, इतने बजे हाजिरी होगी। बोले बच्चे नहीं आते हैं। हम हाजिरी अगर टाइम पर लेंगे तो बच्चे आएंगे, अगर बच्चे नहीं आते हैं और गैर हाजिरी होती है तो हम कल जा करके ये कहेंगे, ये जवाब दे सकते हैं, आपके बच्चे आते ही नहीं हैं तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तो हमने माजरत से कहा कि इमाम साहब, मेहरबानी करके बच्चों पर रहम करें, कर भला तो हो भला। हम जमीन वालों पर रहम करेंगे तो अल्लाह हमारे ऊपर रहम करेगा। अच्छा, लोगों में ये भी चर्चा है कि इमाम का पैसा कम होने की वजह से तो तारीफ की कमजोरी नहीं है। हाँ, कुछ परेशानी है। देखिए, इमाम की कम तनख्वाह को हम कैसे बोल सकते हैं? देखिए, अगर 9,000 10,000 है तो क़याम और ताम भी तो है। बहुत ऐसे हैं जो 15,000 खुश्क, यानी सूखा सूखी, ना रहने का ना खाने का, 15,000 18,000 में वो ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। बहुत कम है। हम कहते हैं अगर काम किया जाए तो तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है, काम करेंगे तब। मैं तो ये बराबर कहता हूँ कि क्या ही बेहतर हो कि इमामत की तनख्वाह आप 8-10 हज़ार जो दें से दें और मकतब से बच्चों की फीस उठाया करें। हर बच्चे से अगर 100-150 अगर फीस उठाई जाए तो एक मोटी रकम होगी, उससे एक और मुअल्लिम हो जाएगा और दोनों की तनख्वाह हो जाएगी। अगर 80 बच्चे हैं तो 8,000 तो उठेंगे। अगर 100 रुपया होगा, 150 रुपया होगा तो 8-4 12,000 उठेगा। तो इससे बहुत आसानी होगी। इससे क्या होगा कि बच्चे के वालिदैन, उनके गार्जियंस ये नोटिस लेंगे, मैं पैसा दे रहा हूँ, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ये बच्चे का आना और जाना टाइमली अगर नहीं होगा, आज तक आपने सुना मकतब में कभी एग्जाम हुआ हो, इम्तिहान हुआ? ना एडमिशन है, ना ड्रेस है, ना इम्तिहान है, ना कोई रिजल्ट है, कुछ नहीं है। आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। बताइए वो घर क्या कहाँ पहुंचेगा? जिस घर में दीन नहीं पहुंचेगा उस घर कहाँ पहुंचेगा? लेकिन ये भी सुनने में आता है कि जिम्मेदार कहीं का भी हो, उतना वो ध्यान इस वजह से नहीं देते हैं कि मेरा बच्चा तो वहाँ पढ़ नहीं रहा है। ये भी कुछ बात हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये गलत है। अगर आपको गांव का जिम्मेदार बनाया गया है तो आपको नोटिस लेना पड़ेगा। ये मतलब सदर सेक्रेटरी बनने या अंजुमन बनने का ये मतलब नहीं है सिर्फ आप इमाम साहब की तनख्वाह ही उठावें। अरे, इसका मतलब है कि निज़ाम तालीम को मजबूत करें। कौम कहाँ से बनती है? मस्जिद अगर बहुत आलीशान शीश महल बना दिया जाए और कहें कि हम सजदा एक करें और ज़्यादा सवाब मिले, और छप्पर वाली मस्जिद में सजदा एक करें और कम सवाब मिले, जिस सजदे का सवाब छप्पर वाली मस्जिद में मिलती है वही सवाब शीश महल वाली मस्जिद में मिलेगी। तो हम मस्जिदों को बहुत आलीशान बनाते हैं, इसके लिए गुंबद पर गुंबद बनाए जाते हैं, इसके लिए न जाने महंगी महंगी घड़ी बनाते हैं, घड़ी लगाते हैं, और ये फर्श वो फर्श, ये दरवाज़ा वो खिड़की, और ये महंगे महंगे सामान लगाए जाते। लेकिन तालीम के लिए, दरसगाह के लिए, जहाँ से कौम बनती है, जहाँ से बच्चे बनते हैं, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मस्जिद से नहीं बने, वो मकतब और दरसगाह से बने हैं। या एपीजे अब्दुल कलाम मस्जिद से नहीं बने। मस्जिद से इबादत होती है, मस्जिदों में इबादत होती है, वहाँ से बच्चों की जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। तालीम गाह जो है वो अलग है, तो तालीम गाह को मजबूत करना होगा। इबादत गाह अगर कमजोर है तो चलेगा, हम सजदा जो करेंगे उसका सवाब मिलेगा, तो उसको इखलास पर है। तो हमारे यहाँ ऐसा है काजी साहब, मस्जिद में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जैसा तैसा आते हैं, और मकतब भी ऐसे ही है, लोग इधर उधर काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या? हाँ, मैंने देखा कि मकतब एकदम पूरा खस्ता हाल, पूरा छप्पर उखाड़ करके रखा हुआ है। मुझे लगता है कि साबर शक हो गया, उसको बनाने की फिक्र नहीं हुई। ये तो बहुत अफसोस की बात है। मैं कहता हूँ ना, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, उसकी बनाने की कोई फिक्र नहीं हो रही है। जिम्मेदार जो हैं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं माजरत के साथ, जिम्मेदार आप नाराज ना हो, ये उसूल है, अगर आपको कोई गाड़ी दी गई है तो उस गाड़ी को सही से चलाएं, अभी आपका हक अदा होगा। अच्छा, अभी ऐसा है, ये पढ़ाई मजबूत कैसे हो, इसके लिए हमारे मकतब में मान लीजिए कि 120 बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे और किस हिसाब से पढ़ाया जाए? मैं पहले ही भी जुमा में कह चुका हूँ कि 2 मुअल्लिम रखिए, एक मुअल्लिम का पैसा हम तने तना के दे देंगे। बज़ाब्ता तौर पर मेंबर भी बोले हैं पिछले साल। देखिए, तालीम अगर मजबूत करना है ना, तो मस्जिद के इमाम से मकतब को अलग करना पड़ेगा और मकतब का निज़ाम अलग चलाना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 निगरान हो, गांव के लोग देखें पढ़ाई कैसी हो रही है, नहीं हो रही है, उसका एग्ज़ाम कब होना है। इसके लिए एक बहुत बड़ी तंजीम हुआ करती है। हमारे यहाँ तो एक कोई देखने तक नहीं जाता कब से पढ़ाई शुरू हो रही है, कब ख़त्म हो रही है। अभी 25 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक तमाम स्कूल्स बंद हैं, पूरे झारखंड में स्कूल्स बंद हैं। ऐसे में 2 वक्त की पढ़ाई हो जानी चाहिए थी, पता नहीं, मुझे नहीं लगता है हो रही है। मगरिब बाद तो खैर निज़ाम नहीं चल रहा है, लेकिन मगरिब बाद का निज़ाम चालू करना चाहिए। हमारे यहाँ इन्वर्टर है, बिजली है, बैठने का निज़ाम है। उस वक्त जब बैठने की जगह नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं थी, लालटन में किरासन तेल भर भर करके हम लोग पढ़ा करते थे। जब तक मगरिब के बाद तालीम का निज़ाम नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता है कि तालीम मजबूत और मेयार हो पाएगी। अभी मैं तनमा पढ़ाता हूँ, सुबह भी एक घंटा माशाल्लाह, और रात में भी मगरिब बाद 2 मुअल्लिम है। अभी आप हमारे यहाँ जाम मस्जिद जाइए, वहाँ भी 2 मुअल्लिम है। तनवा भी मगरिब बाद पढ़ाया है, सुबह भी पढ़ाया है, पुन्ना तनवा गालो वालों सुबह पढ़ाया है, शाम में भी पढ़ाया मगरिब बाद। लेकिन हमारे जो पेड कमेटी है मस्जिद अक्सा के लोग जितने भी हैं, एक बार में हमारे ऊपर जिम्मेवारी मिला मकतब को लेकर के, एक हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन मगरिब बाद भी पढ़ाई चालू कर दिए थे। तो अभी जो ये बंद है, तो लोगों को इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहते हैं? एकदम चालू करना चाहिए। मगरिब बाद मकतब में पढ़ाई हर हाल में होनी ही चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं रामगढ़ मनुआ गया था, वहाँ तालीम का निज़ाम बस ऐसे ही रिवायती जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। मैंने देखा बच्चे बहुत ज़्यादा थे, 125 से ज़्यादा बच्चे थे, बड़ी आबादी थी, उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल था। मैं हर जुमे में तालीम पर लोगों को उकसाया, तैयार किया, बेदार किया और कहा कि मगरिब बाद का मगरिब बाद तालीम का निज़ाम चालू करें। इसके लिए लाइट नहीं है, यानी इन्वर्टर नहीं है, बिजली तो है लेकिन इन्वर्टर नहीं है। मैंने एक साहब को बहलाया फुसलाया, तैयार किया, गुलजार साहब, और उनसे 13,500 या 14,000 रुपये उस वक्त लगा तो मुझे याद नहीं है। इन्वर्टर मैं खुद गया था साथ में, खरीद के लगवाया और मगरिब बाद तालीम का निज़ाम चालू करवाया। तो हम चाहेंगे तो होगा, हम ही ना चाहें तो बहाने हजार हैं। चाहने से जहाँ चाह वहाँ राह, नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। हम उलमा कराम से, खास तौर से जो मुअल्लिम हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि मकतब एक फाउंडेशन है, बुनियाद है, यहीं से मुसलमान बन सकता है।
यहाँ से अगर मुसलमान नहीं बना तो आगे चल के ऐसा भटकेगा कि घर को, पूरे माशरे को तबाह कर देगा। अभी हमें गांव में देखिए मेकशी तेजी के साथ बढ़ रही है, शराब नोशी और नशाखोरी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। गिने चुने कुछ घर ऐसे कहे जा सकते हैं कि जिनके घर में नशाखोरी नहीं है, नशाखोरी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। बताइए क्या होगा। अच्छा, बच्चे जो है 10-12 साल के हैं, कभी कभी उनको हम पूछते हैं कि बताओ बाबू तुमको तैमूम कैसे करना है, किस तरह करना चाहिए बताओ, वो तरीका पता नहीं है लोगों को। तो ये कमजोरी टाइम टेबल नहीं, टाइम टेबल नहीं, जैसे उसको वजू नहीं है, कहीं पानी नहीं प्रैक्टिकल। हाँ, तो उसको तैमूम कैसे अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मुझे लोगों ने कहा कि मास्टर साहब से मैं मशहूर हो गया हूँ कि मास्टर साहब मेरे बच्चों को मेरे घर में आप ट्यूशन पढ़ा दीजिए, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ खाना आपके यहाँ, मेरे यहाँ से खाना 3 मिनट जाएगा। मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ। 4-5 बच्चे हैं, मैं प्रैक्टिकल नमाज पढ़वाता हूँ। चलो आज मगरिब की नमाज पढ़ो, चलो आज वितर की नमाज पढ़ो, चलो आज जनाजे की नमाज पढ़ो, चलो आज वजू करो, वजू करके दिखाओ। मशक़ी अमल बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जो अमल से बच्चा सीखेगा वो याद करके पढ़ के नहीं सीख पाएगा, जो करके सीखेगा वो पढ़ कर नहीं सीख पाएगा। उसको करा करके दिखाना है। वजू ऐसे किया जाता है, मसा ऐसे किया जाता है, इस तरह से नमाज पढ़ी जाती है, रुकू ऐसे किया जाता है, सजदे ऐसे किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। सिखाने से बच्चों को याद होता है। अच्छा, वो हफ्ता जो आप पहले पढ़ाते थे, आपका टर्नओवर आज भी माशाल्लाह बहुत लोग कहते हैं कि वो कारी साहब जो थे बच्चे को पढ़ा दिए, क्या बात है, इस तरह को आज भी नाम देते हैं। तो आपका हफ्ता में कुछ रूटीन होता है क्या कि आज हमको ये पढ़ाना है? शुक्रिया जो लोग तारीफ कर रहे हैं। हालांकि मैं बहुत अच्छा उस वक्त नहीं था, अब मुझे और कुछ सीखने का मौका मिला। अब मैं बीएड भी किया और भी बहुत दिनों से मैंने कुछ सीखा भी, बहुत जगह जा करके भी सीखा। मुझे ये समझ में आया कि प्रैक्टिकल से बच्चे ज़्यादा सीखेंगे और निसाब सिलेबस निसाब होना बहुत ज़रूरी है। निसाब के बगैर सबसे पहले कुरान को बच्चों को कुरान सिखाएं। नाजरा पूरा कुरान पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, नाजरा 2-4 पारा 5 नहीं, कुरान पढ़ना आ जाए। मैं ये करता हूँ। अभी मैं जो ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को दीनियात, उन लोगों ने कहा कि दीनियात पढ़िए मास्टर साहब, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बहुत मिलते हैं, अब मिलेंगे। दीनियात से ही पढ़ाने वाले अब नहीं मिल रहे हैं। मैं बच्चों को पहले कुरान पढ़ाता हूँ, कुरान पढ़ना आ गया तो जो छोटी छोटी सूरतें मैं हिफ्ज़ कराता हूँ। अगर उससे हो गया तो मैं सूरह यासीन हिफ्ज़ करा देता हूँ, और उससे अगर हो गया तो और कुछ याद करा देता हूँ। तो इससे बनने के बाद फिर मैं कहता हूँ कि अब कुरान में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, अब कुछ सीखो। मसाइल लिखने की प्रैक्टिस, इमला की प्रैक्टिस कराता हूँ। इसके अलावा कुछ तारीख़ इस्लाम है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी, जो मोटी मोटी बातें हैं, तो ट्यूशन की बात। अब मैं एग्ज़ाम देता हूँ, जहाँ तक होता है मैं खुद से वो पेपर क्या बोलते हैं पर्चा सेट करके, मेरे पास कंप्यूटर है, उससे मैं सेट करके और उसको मैं छपा करके मैं बच्चे को देता हूँ, इसको हल करो, और उसे मार्क्स देते हैं। तो इस तरह से अपना, हालांकि किसी का कोई दबाव नहीं था, ट्यूशन में कहाँ होता है इसे एग्ज़ाम, लेकिन मेरा शौक है। जब तक एग्ज़ाम नहीं लेंगे पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं होगी। अच्छा, वो आइमा हजरात को आप क्या रोशनी देना चाहते हैं या क्या सलाह देना चाहते हैं? आइमा हजरात से मैं गुजारिश करूँगा, ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करे। इसको सोचते हुए, इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, अगर हम मकतब के मुअल्लिम हैं तो जहाँ तक हो सके उस पर वक्त लगाएं। हम दूसरे को, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे तैसे हम वक्त काट दें। आप पढ़ाएं, मेहनत से पढ़ाएं, जो भी वक्त दें अल्लाह के वास्ते, तो खिदमत खल्क़ है।
اللہ اس سے راضی ہوگا، آپ کے بچے ناکارہ نہیں ہوں۔ دوسرے کے بچے کو اگر ہم محنت سے پڑھائیں گے تو ہمارا بچہ کہیں نہ کہیں کامیاب ضرور ہوگا، وہ نکما نہیں ہوگا۔ ہم گزارش کریں گے۔ ہاں، رہی بات کم تنخواہ کی شکایت ہے، تو دھیرے دھیرے اس پر محنت چل رہی ہے، اور آپ اس پر خود اس عنوان پر آپ تقریر کریں، لوگوں کو جوڑیں کہ مکتب کا نظام مسجد سے الگ کرے، یعنی کہ امام صاحب کی ذمہ داری امامت کرے، اور مکتب سے پیسے مکتب کے بچوں سے اٹھوائیں، اس سے پیسے زیادہ اٹھیں گے، آپ کی تنخواہ خود بخود بڑھ جائے گی۔ مسجد کے امامت سے آپ کو 10,000 مل رہا ہے تو بچوں سے آپ کو 5,000 مل جائے گا۔ کام کرنے سے ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کا کہنا یہ کہ ایک معلم کا پیسہ اٹھتا ہی نہیں ہے تو ایک اور رکھ لیں گے، وہ کہاں سے اٹھے گا؟ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں 300-400 پیسے دے دیتے ہیں۔ ایک مہینے میں امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ میں ایک دن میں جوڑ رہا تھا، 2.5 روپے بھی نہیں ہوتا ہے، ایک دن میں 2.5 روپے بھی نہیں ہوتا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ آج ہم لوگ قبرستان کے لیے چندہ کے لیے نکلے تھے، آج کی بات بتا رہے ہیں، وہ فریزر کے لیے کیش پیسہ، میں بتا رہا ہوں کیش پیسہ کتنا اٹھا ہے؟ 66,340 روپے اٹھا ہے کیش، پیسے نہیں ہیں۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر کے 100 روپے چائے پی دیتے ہیں اور سگریٹ میں پھونک دیتے ہیں، چائے پان بیڑی میں ختم کر دیتے ہیں۔ ایک دن میں 200-300 تک کہیں بیٹھ گئے چوک چوراہے پر، ہوٹل پر، تو یار دوست مل گئے، 200-300 روپے یوں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پیسے کی کمی نہیں مولانا، بس صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ کامیاب ہو۔ ابھی جو تنخواہ جو دے رہے ہیں نا، وہ دے رہا ہے ہم بھی دے رہے ہیں، وہ نہیں دے رہا ہے ہم بھی نہیں دیں گے۔ یہ نہیں دے رہا ہے، یہ نہیں دیکھ کر کے دے رہا ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کے لیے دے رہے ہیں، وہ دے رہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں، پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، اسے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن گاؤں کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بچہ اگر صحیح پڑھتا ہے تو ہم اور پڑھا کر کے دیتے ہیں، لیکن پڑھنے کا ایسا کچھ سسٹم نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ میں رام گڑھ منو جب گیا تھا نا، اس وقت تنخواہ بہت کم تھی۔ میں جو رواج تھا اس رواج سے میں 400-500 روپے بڑھ کر کے اس وقت میں نے کہا اتنی تنخواہ کہاں پر ہے، ادھر کہیں؟ میں نے کہا کام دیکھ لیجیے، کام دیکھا، خوش ہو گئے۔ میں ہزاری باغ میں جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو چونکہ گھر کی ذمہ داری بھی تھی، مجھے ٹیوشن پڑھانا پڑتا تھا، ایک بچے سے 1500 روپے میں لیا۔ وہ کہتے تھے پورے ہزاری باغ میں اتنی فیس نہیں ہے ٹیوشن کی۔ میں نے کہا آپ پڑھا کر کے دیکھیں، اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے، نہیں اچھا لگے گا چھوڑ دیجیے گا۔ میں نے کہا آپ اپنے بچے کو کہاں پڑھاتے ہیں؟ کہ انجس ہائی اسکول، بڑے اسکول، مہنگی فیس پر کیوں پڑھاتے ہیں؟ اچھی تعلیم کے لیے، بس یوں ہی سمجھ لیجیے۔ آپ جس سے پڑھوا رہے ہیں وہ اچھا نہیں پڑھائے گا نا، تو چھوڑوا دیجیے گا۔ میں کم پیسے میں نہیں پڑھاؤں گا۔ 1500 روپے ایک بچے پر، 1500 روپے، لوگ حیران تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ نہیں آپ ہی پڑھیں گے۔ میں ہزاری باغ میں جہاں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، پمی بس والے اس کی بلڈنگ میں 6-7 بچے تھے، باضابطہ میں کوشچن چھپواتا تھا، ایگزام لیتا تھا، اور اس پیپر کو پیک کر کے نوادا مدرسہ جو ہے نا، اسد العلوم، مولانا عبدالجلیل صاحب، وہاں میں بھیجا تھا۔ آپ چیک کیجئے پیپر، اور اس سے جو رزلٹ آیا اس کو میں پرائز دیا تھا، فیس بچوں ہی سے فیس لے کر کے، فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز، تھرڈ پرائز۔ اس سے بچے حوصلہ بڑھتے ہیں، وہ بچے ابھی اچھے انجینئرنگ کر رہے ہیں، ٹیلنٹ ہوتے ہیں بچے اس طرح کرنے سے۔ اچھا، گاؤں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کس طرح کے لوگوں کو چننا چاہیے، جو کہاں پہ دھیان مجھے نہیں معلوم، ان کو سیکھنا چاہیے، کسی سے پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم ان کی شکایت نہیں کر رہے ہیں، ان کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا، ان کو جاننا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ٹال مٹول کسی کے کہہ دینے پر آپ اس کو ٹال مٹول نہ کریں، غور کریں کیا کہہ رہا ہے، آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے، کیا آپ کی ذمہ داری سے باہر کی کوئی بات بول رہے ہیں؟ آپ اس کو گمبھیرتا سے لیں، آپ اس کو سنجیدگی سے لیں اور کام کریں، اچھا کام کریں۔ بتا رہے ہیں، میں ابھی 10-12 دن سے یہاں پر ہوں،
इतनी शिकायतें अंजुमन के मामले में, सदर साहब ऐसे हैं, सेक्रेटरी साहब ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं शिकायतों में नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि यही थोड़ा सा इसी को ठीक सही ढंग से काम करेंगे तो काम होगा। काम करने वाले बाहर से नहीं आएंगे, हम ही लोगों को मिलकर काम करना है। अब जो लोग यहाँ गांव में रहते हैं उन्हीं लोगों को सदर सेक्रेटरी बनाना है, वही लोग यहाँ रहेंगे, उन्हीं लोग कहना है भैया जरा सा इसको ऐसा कीजिए, इसको ऐसा कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप जरा सा इस मामले को जरा गंभीरता और संजीदगी से लें कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, कल क़यामत के दिन इस जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। शुक्रिया।